इसी बीच बुलेटिन की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे बड़ी खबर के साथ। रांची से बड़ी खबर आ रही है, कल आएगा झारखंड का आदेश। कल सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और पहला रुझान 9:30 बजे तक आने की संभावना जताई जा रही है। और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और सबसे पहले तोरपा और आखिरी में चतरा का रिजल्ट आने की संभावना है। तोरपा में 13 राउंड गिनती होगी, चतरा में 27 राउंड गिनती होगी। दोपहर 3 बजे से रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। तो राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल ही आना है झारखंड की जनता का आदेश और ऐसे में नेता भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पोस्टल बैलेट के खुलने की शुरुआत सुबह 8 बजे से कर दी जाएगी। पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होगी और उसके ठीक बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, जिसमें पहले तोरपा और आखिरी में चतरा का रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। तोरपा में 13 राउंड की गिनती होगी, वहीं चतरा में 27 राउंड की गिनती होगी, ऐसी संभावना है। और दोपहर 3 बजे के बाद से रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। और रांची से बड़ी खबर, जहां मतदान में महिलाएं आगे रही। झारखंड में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा। दूसरे चरण की 38 में से 31 सीट पर महिला मतदाता आगे रही। राज्य की 81 में से 68 सीट पर महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा। पुरुषों के मुकाबले राज्य में 5,51,797 महिला मतदाताओं ने अधिक वोट डाले। और अगली खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां एक बार फिर से भारी संख्या में ग्राम रक्षा दल के लोग वेतन और अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर राज्य भर में पहुंचे। धरना प्रदर्शन वाले क्षेत्र गर्दनी बाग जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंच गए और वहां विरोध प्रदर्शन करने लगे। यहां एहतियात के तौर पर पहले से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। ग्राम रक्षा दल में महिला और पुरुष प्रदर्शनकारियों ने जब जेडीयू कार्यालय का घेराव किया, तब पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोका और वहां से हटा दिया। तो अभी भी आपको जानकारी हमने दी थी कि ग्राम रक्षा दल के बटालियन वहां पहुंच चुके हैं और देखिए जो प्रदर्शनकारी है वो भी वहां पर पहुंचे और एहतियातन जब पुलिसकर्मियों को वहां पर तैनात किया गया तो सभी पुलिसकर्मी ने ऑन ड्यूटी उन सभी को वहां से हटाया है। जेडीयू कार्यालय के बाहर पहुंचने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी। ये तस्वीरें हम आपको प्रदर्शनकारियों की दिखा रहे हैं। वेतन और अस्थायी नियुक्ति की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। जेडीयू ऑफिस के गेट के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें वहां से पुलिसकर्मियों ने हटाया। पटना से ये बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू ऑफिस से हटाए गए प्रदर्शनकारी। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे राजधानी पटना से ये बड़ी खबर, जहां जेडीयू ऑफिस पहुंचा ग्राम रक्षा दल। प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी तरफ से, हालांकि वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। और कई वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं सरकार के माध्यम से। थाना अध्यक्ष के द्वारा जो है संध्या पहली रास्तेगरी जो भी होता है काम, यानी कि सरकार का जो भी काम होता है हम लोग तन मन से करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन आज तक सरकार हम लोगों को 1 रुपया भी मुनासिब नहीं दिया है और इसके चलते हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है। बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति पर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नए सिरे से आवेदन करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी अब नए सिरे से टीचर का ट्रांसफर हो सकेगा। क्या है तबादले की पूरी प्रक्रिया और शिक्षक कब तक आवेदन कर सकते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान हैं, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए। कल जहां सीएम नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत किया गया था, वहीं ट्रांसफर पॉलिसी जो एक तरह से स्थगित की गई है उसका विरोध शुरू हो गया है। क्योंकि बिहार में अधिकांश टीचर जो हैं, जो पंचायत में बहाल थे या अपने नियोजन इकाई में बहाल थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका ट्रांसफर हो। गुरुवार के दिन बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ा दिन रहा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ और नीतीश सरकार ने टीचर की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नया आदेश जारी कर नए सिरे से स्थानांतरण की बात कही। सुबह 10 बजे न्यूज 18 ने ट्रांसफर पोस्टिंग नीति लागू करने की
शिक्षकों की मांग को प्रमुखता से दिखाया। ऐच्छिक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षक जरूरत के मुताबिक ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। उस पॉलिसी को लागू किया जाए, स्थगित ना किया जाए। इसको लेकर चाहे महिला टीचर्स हों या पुरुष टीचर्स हों, ऐसे टीचर जो 6 फेज में खासकर बहाल हुए हैं, इसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या 2010 के बाद जो बहाल शिक्षक हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के लगभग 3 घंटे के भीतर बिहार सरकार ने अपने निर्णय को पलटा और करीब दोपहर 1 बजे नए सिरे से स्थानांतरण को लेकर नया आदेश जारी कर दिया। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हो गया है। शिक्षकों का नए सिरे से फिर से ट्रांसफर की बात कही जा रही है। फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। इस शिक्षा कोष पर फिर से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। लाखों शिक्षकों को राहत मिलेगी। बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में लिखा, ऐसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, वे ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन नए सिरे से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। नई तारीख तय होने के बाद बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने न्यूज 18 से बात की और कहा कि बिहार के शिक्षकों को निराश होने की जरूरत नहीं है। टीचर खुश रहेंगे तो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। जिन शिक्षकों को तबादला कराना है वो नए सिरे से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे क्या पढ़ाएंगे? आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जी, आप तनाव मुक्त रहिए, अपना पढ़ाइए। इसलिए ये सबको हम लोग टेकअप करेंगे। इसलिए हम लोगों ने वेबसाइट 1 तारीख से खोला है। 15 तक मेरा अनुरोध है सब लोग। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है कि जो पुरुष टीचर हैं, 10 अनुमंडल वाला जो था, क्या उससे अब वो जो बैरियर है वो हम लोगों ने केवल अब तो हम लोग ने ये बैरियर वाला तो समाप्त कर दिया है। हम केवल अभी अभियावेदन मांगे हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन मांगा है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, फिर इसको समेकित करेंगे। ऑप्शन की बात। ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन सब खुला हुआ है। 10 ऑप्शन जैसे पूर्व था वैसे सब। हाँ, बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान कहा था कि शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होने वाला है। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने सरकार से गुहार लगाई और उनकी बात मान ली गई। फिलहाल तो टीचर को राहत मिली है। विभाग का दावा है कि तबादले के रूप में शिक्षकों को नए साल का तोहफा भी मिलेगा। पटना संवाददाता रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया गया है। ठंड की दस्तक के साथ ही अब 1 दिसंबर से स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। स्कूलों का संचालन अब शाम 4 बजे तक होगा। खेलकूद और संगीत के लिए 1 घंटे की अलग से क्लास होगी। परीक्षा होने पर दूसरी कक्षा स्थगित नहीं होगी। कक्षा 1 से 8 के लिए बैगलेस शनिवार होगा। शिक्षा विभाग ने संस्कृत और उर्दू स्कूलों के भी समय में तब्दीली की है। तो ठंड के दस्तक के साथ ही समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 9:30 बजे से स्कूलों का संचालन होगा और शाम 4 बजे तक स्कूल चलेंगे। तो सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल बदल दिया गया है। नवादा जिले में एक बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नवादा के सांसद विवेक ठाकुर ने 200 बेड वाले नया अनुमंडलीय अस्पताल का शिलान्यास किया। शिलान्यास के मौके पर नीतीश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी विवेक ठाकुर के साथ मौजूद रहे। बुधौल में लगभग 107.9 करोड़ की लागत से 5 एकड़ भूमि में अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इस अस्पताल में मुख्य रूप से 3 विंग होंगे, जिसमें आईपीडी विंग, ओपीडी विंग और इमरजेंसी विंग शामिल हैं। कई दिनों से लोग प्रयास कर रहे थे, स्वरूप खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री जी का कि त्वरित गति से विभाग को निर्देशित करके इस स्थिति पर हम पहुंचे कि जो 100 बेड और 150 बेड से हो रहा था, वो उनके आशीर्वचन से ये 200 बेड का अकेला बिहार में नया अस्पताल जो है जो पारित हुआ है, जो 110 करोड़ की लागत से प्रथम दृष्टया जो है बनने जा रहा है। यहाँ का सदर अस्पताल जो काफी पुराना हो गया है, आजादी के बाद नवादा के लोगों की इच्छा थी कि नवादा में नया सदर अस्पताल बनना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज यहाँ नवादा के लोगों की इच्छा, नवादा के लोगों के सपना के अनुकूल
200 बेड के सदर अस्पताल का शिलान्यास रख दिया है। और राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, झारखंड के मौसम में भी तब्दीली देखी जा रही है। तापमान धीरे धीरे लुढ़कता हुआ नजर आ रहा। उत्तर भारत में बर्फबारी का झारखंड में असर देखा जा रहा है। गुरुवार को राजधानी रांची का तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस था। कांके का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया और सुबह के वक्त धुंध और दिन के वक्त आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। तो ठंड ने दस्तक दे दी है और धीरे धीरे तापमान में और भी ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। कांके का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुबह के वक्त धुंध रहने की भी संभावना जताई जा रही है। कटिहार में एक युवक को जख्मी हालत में एक नीलगाय को देखकर ऐसा तरस आया कि पहले तो उसने नीलगाय के टूटे पैर को जोड़ने के लिए वन विभाग को जानकारी दी। जब इसे लेकर कोई रिस्पांस नहीं मिला तो वह खुद इसका पालनहार बन गया। कटिहार दलन के रहने वाले आनंद की पशु प्रेमी के तौर पर पहचान है। अब इस जख्मी नीलगाय को अपने खर्च पर और अपनी देखरेख में इलाज करवा रहे हैं। पशु प्रेमी आनंद से बात की संवाददाता सुब्रत ने। लेकर आए दिन कई तस्वीर सामने आते रहता है, लेकिन आज कटिहार से आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे आप देखकर समझ सकते हैं लोगों को पशुओं से स्नेह कैसा है। ये एक नीलगाय है, हालांकि ये पालतू जानवर नहीं होता है, लेकिन ये भटक कर किसी तरह कटिहार आ गया था और ये फिलहाल इस तरह जख्मी हालत में है। मुझे ये DBL के मतलब 4 लाइन के गार्डर में फंसा हुआ मिला था। पैर फ्रैक्चर था इसका, तो हमको पता चला कि ऐसे ऐसे एक जानवर गिरी हुई है, तो हमने इसको उठा के लाया। हमने पशु चिकित्सक पदाधिकारी वन विभाग के DFO कटिहार को फ़ोन किया। उनकी तरफ से कुछ हमको सुविधा नहीं मिला, तो हम अपने हिसाब से, हमारे पास और भी जानवर हैं, हम गाय भैंस पाले हुए हैं, हमको काफ़ी स्नेह है जानवर से, तो हम अपने घर पे ला के इसका सही उपचार करवा रहे हैं। एक डॉक्टर सुरेश कुमार हैं हमारे पास, प्राइवेट प्रैक्टिशनर है गाय भैंस का, उनके द्वारा इलाज चला रहे हैं। और एक्चुअली ये जो हमारा गाय भैंस खाता है भूसा दाना चोकर, वो नहीं खाती है ये, इसको हरा सब्जी, फूल गोभी, बंदा गोभी, ये सब खा रहा है। इसका इंजेक्शन और इसके खान पान का ध्यान हम 3-4 दिन से रख रहे हैं। तरह के जो बीमार कह लीजिए या जख्मी नीलगाय कह लीजिए, उनका इलाज कर रहे हैं और बाकायदा ये अपने खर्च पर कर रहे हैं। इनका चाहत है कि ये ठीक हो जाए, उसके बाद अपना जो स्थान है वहाँ सुरक्षित पहुँच जाए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अगली खबर मोतिहारी से आपको बताएं, जहां पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं और इससे पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब इनसे निपटने के लिए पुलिस ने नया तरीका अपना लिया है। मोतिहारी पुलिस अब चिली ग्रेनेड से लैस हो गई है और इसकी पहली खेप मोतिहारी पहुंचने के बाद एसपी के नेतृत्व में मॉक ड्रिल किया गया। इसके जरिए पुलिसकर्मियों के प्रयोग और बचाव की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि मोतिहारी के डुमरिया घाट, संग्रामपुर, पहाड़पुर में पुलिस पर हमले हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग भी की थी। अब चिली ग्रेनेड मिलने के बाद पुलिस को आत्मरक्षा में तत्काल फायरिंग नहीं करनी पड़ेगी। मोतिहारी जिले में मॉब कंट्रोल, विधि व्यवस्था की समस्या से आसानी से निपटने के लिए और पुलिस पर हमले जैसी घटना में आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु हम लोगों ने मोतिहारी पुलिस को चिली ग्रेनेड से लैस किया है और इसका आज एक मॉक ड्रिल भी मोतिहारी जिले के पुलिस लाइन में किया गया था। जितने भी थाने हैं उन सभी थाने की गाड़ियों में ये मिर्ची ग्रेनेड जो है वो। राजधानी पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। विशंभरपुर गांव में आपसी रंजिश में अपराधियों ने किसान को गोली मार दी। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक का नाम सतीश प्रसाद है, जो अपने खेत से घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। परिवार वालों ने पड़ोसी राहुल कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुट गई है। घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। में से आए हैं और अपना पानी पी के पानी भी बोतल में लिए जा रहे थे और उसके बाद में वो उधर से 3-4 आदमी था और पिस्टन से मार दिया। मारला के बाद भाग गया। हम तो घर में थे, वहाँ से निकले तो देखने के आवाज़ भागा जा रहा है। सतीश प्रसाद नामक एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है, जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि उनके घर के ही बगल के पड़ोसी राहुल कुमार के द्वारा गोली मारा गया है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु NMC भेजा गया है।
और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जिले के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में कुल 4 लाशें मिली है। किसी की हत्या की आशंका जताई गई तो किसी की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई तो कहीं सुसाइड की बात सामने आ रही है। पहली घटना शहरी क्षेत्र के सदर थाना क्षेत्र की है, जहां भीखनपुरा में सुबह सुबह एक अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया। साहिबगंज थाना क्षेत्र के 20 घवारी पुल के निकट एक व्यक्ति का शव मिला। वहीं मुशहरी थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली है। मृतक की पहचान असम के कोयला कारोबारी कृष्ण मोहन महंता के रूप में हुई। वहीं चौथी घटना सकरा थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया की है, जहां एक ट्रक से एक व्यक्ति की लाश फेंकी गई थी। यूपी के गाजीपुर कोर्ट में पेश होने पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, फोन पर मैसेज से धमकी मिली है। पप्पू यादव ने अपना फोन दिखाते हुए कहा उन्हें उर्दू में मैसेज कर धमकी दी जा रही है। पाकिस्तान और मलेशिया से धमकी दी जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि वो उनकी 24 घंटे रेकी हो रही है। पूर्णिया सांसद ने कहा कि वो डरने वाले नहीं है। साथ ही उन्होंने झारखंड और महाराष्ट्र में इंडी अलायंस की सरकार बनने का दावा भी किया। सर छोड़िए, हम किसी की चिंता नहीं करते हैं, जिसको मारना है। अभी हमको धमकी दी गई रास्ते में, गाजीपुर पहुंच गए। दिखाओ मैं आपको, तो मेरा फोन बोला 3 बार रास्ते में धमकी आई। अभी फोन दो, अभी आई। गाजीपुर पहुंच गए, जितना बच सकते हो बच जाओ। क्या लगता है अभी पाकिस्तान से, मलेशिया से और 22 महीने डीजीपी, सीएम, होम मिनिस्टर को मैंने दे दिया हूँ 22। ये अभी इनको जानकारी, घर की रेकी, घर में सारे चीज मैंने दे दिए हैं। अब कहाँ पाकिस्तान का फोन नंबर से अभी जस्ट आया कि भैया माफी मांगने को मारना तय है। तो भैया आप एक बात बताओ, सच्चाई बोलने से पप्पू यादव को कोई रोकेगा? घर की उर्दू में लिख करके भेजते हैं, फिर भेजते हैं। आज केक काटा गया एयरपोर्ट को लेके, तो बोला अपना भी केक काट लो, 24 के पहले मरना तय है। और आसरा गृह मौत मामले में पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आसरा गृह मामले में बिहार सरकार को नोटिस मिल गई है। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। मामले में आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। फूड पॉइजनिंग से 3 लड़की की मौत हुई थी। डीएम की जांच में लापरवाही सामने आई थी और अधिकारी कर्मी पर कार्रवाई भी की गई थी। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को इस बाबत नोटिस भेज दिया है। ये पूरा मामला फूड पॉइजनिंग से संबंधित बताया जा रहा है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार पटना से फोन लाइन पर। रजनीश, क्या है अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मैं राजधानी पटना के पटेल नगर में आसरा गृह संचालित हो रहा है और उसमें बीते कुछ दिनों पहले जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से 3 बच्चियां जो हैं उनकी मौत हो गई थी। उसके साथ साथ 13 बच्चियां बीमार थी, जिनका पीएमसीएच में लंबे समय तक इलाज चला। पूरे मामले पर जिलाधिकारी पटना ने जांच टीम गठित की थी, जिसके बाद जांच रिपोर्ट में भी लापरवाही सामने आई थी। अब जाकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान ले लिया है और मुख्य सचिव बिहार अमृतलाल मीना को नोटिस भेजा है। नोटिस के बाद आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर पूरे मामले पर जांच करके विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है स्वतः संज्ञान लेने के बाद पूरे मामले को गंभीर बताया है और जिसके बाद एक तरह से आसरा गृह संचालक के साथ साथ जो तमाम व्यवस्था है उस पर सवाल उठ गया है। तो देखना यह है कि आखिर मुख्य सचिव के जांच के बाद क्या कार्रवाई होती है जांच रिपोर्ट के बाद, क्योंकि पूरे मामले पर अब तक जो है लगातार लीपापोती जैसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बाद एक खुलासा जरूर हुआ कि उसमें गड़बड़ी हुई थी और अधीक्षिका जो वहां की संचालिका थी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें निलंबित किया गया था। तो 2 सप्ताह के बाद रिपोर्ट जाएगी और रिपोर्ट के बाद मानवाधिकार आयोग अब क्या एक्शन लेता है ये इंतजार करना जरूरी होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बिहार के सीमांचल क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर नए साल से उड़ान सेवा शुरू होने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अंतरिम टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया है। 45.45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह टर्मिनल भवन 4 महीने में तैयार हो जाएगा। इस एयरपोर्ट से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि टर्मिनल भवन का निर्माण होते ही उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी। पूर्णिया, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के लिए आप उड़ान भर सकेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कुमार प्रवीण।
कल एक बहुत ही अच्छी सूचना मिली कि पोटा केबिन आधारित पूर्णिया सिविल एयरपोर्ट का इंटरिम टर्मिनल के निर्माण का प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। इसके लिए मैं बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सारे अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस कार्य के लिए पूर्णिया में कई वर्षों से वहां के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया, पूर्णिया एयरपोर्ट, पूर्णिया पेंशनर समाज और ऐसे दर्जनों संस्थाएं हैं जो लगातार इसके लिए आवाज उठाती रही हैं। पूर्णिया और सीमांचल के करोड़ों लोगों की एयरपोर्ट की मांग अब जल्द पूरी होने वाली है और एयरपोर्ट पोटा केबिन बनाकर एयरपोर्ट के लिए अब टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हमारे साथ पूर्णिया के कुछ अधिवक्तागण हैं। देखिए, पूर्णिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूर्णिया के लोग वर्षों से लगातार संघर्षरत थे, सड़क पर आंदोलन कर रहे थे और सरकार पर दबाव बनाने का काम पूर्णिया के लोगों ने किया। इसी का नतीजा है कि आज जो है प्रक्रियाधीन जो है काम हो रहा है एयरपोर्ट का। जो लोगों को लगता था कि पूर्णिया के मामले में टाल बेटाल की नीति चल रही है, तो हमको लगता है कि एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया के। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।